हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल सागर क्लासेस आरटीके में आपका स्वागत है। आज हम आपको अभ्यास प्रश्न पत्र 40 करवाएंगे। इससे पहले हम 39 अभ्यास प्रश्न पत्र कर चुके हैं और आज हम अभ्यास प्रश्न पत्र 40 करवाएंगे। औरों की तरह से ही इसमें 15% सामान्य ज्ञान के होंगे, 15% सामान्य विज्ञान के होंगे। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, नए क्वेश्चन हैं। तो देखिए भी क्या कहता है। सागर क्लासेस आरटीके में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे अभ्यास पेपर सेट 40। तो देखें, चैनल वीडियो देखने से पहले शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो देखें, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है स्टूडेंट्स, आंसर आ जाएगा 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि स्टूडेंट्स 7 अप्रैल 1948 को इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, विश्व स्वास्थ्य दिवस, इसको हम WHO भी कह सकते हैं। यह 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। तो इस कारण से यह 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। यदि बात करें स्टूडेंट्स इसके हेड क्वार्टर की, तो इसका हेड क्वार्टर जेनेवा में है। और जेनेवा जो है कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड, जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड की राजधानी की यदि मैं बात करूं तो इसकी राजधानी जो है वो बर्न है। बर्न, इसकी अर्थव्यवस्था जो है स्टूडेंट्स घड़ियों के ऊपर है। यहाँ की घड़ी जो है वो काफ़ी फेमस है। दूसरी चीज़, यदि हम WHO के बारे में बात करें तो इसके हेड की यदि मैं चर्चा करूं, जो कि अब कोरोना डिजीज़ के कारण से चर्चा में है, WHO जो है बार चीन का पक्ष भी ले रहा है, ऐसा भी सुनने में आ रहा है। तो इसके हेड जो हैं वो हैं स्टूडेंट्स आपके वर्तमान में टेड्रोस एडोनोम। ये इसके हेड हैं। तो ये पूछ सकता है वर्तमान में WHO के हेड कौन है। इसमें WHO असेंबली जो है 5 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति करती है। WHO के अध्यक्ष की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? तो 5 वर्ष के लिए इसकी नियुक्ति होती है। कौन करती है? WHO असेंबली नियुक्ति करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोरबा तापकर्मी प्लांट कहाँ स्थित है? क्वेश्चन है, कोरबा तापधर्मी प्लांट। तो NTPC के द्वारा यह स्थापित किया गया था स्टूडेंट्स। यह प्लांट जो है वो छत्तीसगढ़ में है, छत्तीसगढ़ में। और इसकी जो स्थापना हुई थी 2009 में हुई थी। पता है आपको, छत्तीसगढ़ भारत का एक राज्य है। रायपुर जो है इसकी राजधानी है। वहाँ पर कोरबा तापधर्मी थर्मल प्लांट स्थित है। 2009 में यह स्थापित किया गया था, NTPC के द्वारा यह स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है, कयाक एक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं, काफ़ी आसान और इजी है। कयाक एक है। कयाक एक है, ये हमको क्या बताना है? कयाक एक प्रकार की नाव है। कयाक क्या है? कयाक एक प्रकार की नाव है। नेक्स्ट है, नासिक शहर किस नदी के किनारे है? नासिक शहर स्टूडेंट्स जो है वो आपका नर्मदा नदी के, ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। कुंभ का मेला भी लगता है। नासिक महाराष्ट्र, गोदावरी नदी के यह किनारे स्थित है गोदावरी नदी, जहाँ पर कुंभ का मेला भी लगता है। संतरों के लिए स्टूडेंट्स ये क्षेत्र जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान। भारत का एकमात्र नौचालन प्रशिक्षण यान
भारत का एकमात्र नौचालक प्रशिक्षण यान, यानी कि एक जलीय जहाज जिसमें नौसेना से संबंधित ट्रेनिंग दी जाती है, वो है स्टूडेंट्स INS थरंगिणी, INS थरंगिणी। तो आपको एक कमेंट बॉक्स में बताना है कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, नौसेना दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो नेक्स्ट देखिए भी क्या कहता है। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कहाँ से बहती है। क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी नदी, विश्व की सबसे बड़ी नदी कहाँ से बहती है। तो स्टूडेंट्स ये दक्षिण अमेरिका में यह नदी बहती है, दक्षिणी अमेरिका में, और इसका नाम है अमेजन, जो कि एक अजगर की जाति है स्टूडेंट्स, एनाकोंडा अजगर जो है, अजगर की एक जाति के लिए है प्रसिद्ध है। देखिए जो आपकी प्राकृतिक चीज़ें हैं उनके लिए स्टूडेंट्स दक्षिण अफ्रीका प्रसिद्ध है। जिस तरह से यदि मैं जलप्रपात की बात करूं, जलप्रपात जो है सबसे ऊंचा वेनेजुएला में है एंजिल, ये भी दक्षिणी अमेरिका में है। एंजिल जलप्रपात किस देश में है, वेनेजुएला। तो एंजिल जलप्रपात प्राकृतिक एक चीज़ है, तो ये प्राकृतिक चीज़ों के लिए दक्षिणी अमेरिका प्रसिद्ध है, वहाँ पर है। एक स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका ये ज्वालामुखी जो है यहाँ का स्टूडेंट्स बता दें आपको, कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर देश में स्थित है, ये भी इक्वाडोर देश में स्थित है, ये भी यहाँ का प्रसिद्ध दक्षिण अमेरिका में है, इक्वाडोर में। और एंजिल वेनेजुएला देश में है जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है ये। नेक्स्ट है यहाँ पर एक आपका एंडीज पर्वत श्रेणी विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है स्टूडेंट्स, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और एक आपका अमेजन नदी सबसे बड़ी, विश्व में सबसे बड़ी। दूसरी चीज, मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना, मांस निर्यातक देश। तो ये 5 चीजें आपको ध्यान में रखनी है स्टूडेंट्स, किसकी, दक्षिणी अमेरिका की। सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश जो है वो कौन सा है, अर्जेंटीना है। सबसे बड़ी नदी जो कौन सी है वो आपकी अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और ज्वालामुखी कौन सा है बड़ा, कोटोपैक्सी इक्वाडोर देश में है। और जलप्रपात जो हो एंजिल जलप्रपात। तो प्राकृतिक ये जो चीज़ें हैं ये दक्षिणी अमेरिका से संबंधित हैं, इनका आपको ध्यान में रखना है। तो देखें भी क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, संविधान की कौन सी अनुसूची। तो एक बार इसको साफ कर लेते हैं भाई। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक एक क्वेश्चन आपके लिए ये इस कलेक्ट किया जा रहा है डीपली, एक एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है, इसी में से आपका पेपर बनेगा। तो देखिए भी क्या कहता है, देखें क्या कहता है। प्रश्न है संविधान की कौन सी अनुसूची में, संविधान की कौन सी अनुसूची में भाषाओं की चर्चा है, यानी कि भाषाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है। तो यहाँ पर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा 8वीं। तो देखिए 8वीं अनुसूची। यदि मैं स्टूडेंट संविधान की अनुसूचियों की चर्चा करूं तो वर्तमान में कुल जो हैं हमारे पास 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूची हैं हमारे पास। मूल संविधान की पूछ लेता है भाई कई बार, मूल संविधान में कितनी थी, मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, ये बात पूछ लेता है। तो मूल संविधान में जो है स्टूडेंट्स 8 अनुसूचियां थी। बाद में 9वीं, 10वीं, 11वीं
और 12वीं, इनको बाद में जोड़ा गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनका अलग अलग संबंध है। ये भी पूछ लेता है कि 9वीं किससे संबंधित है, 9वीं भूमि अधिग्रहण से संबंधित है, 10वीं कौन किससे संबंधित है, दल बदल से संबंधित जो है वो 10वीं अनुसूची संबंधित है, और पंचायती राज से कौन सी है, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से है, और शहरी निकाय से संबंधित 12वीं अनुसूची है। तो ये बाद में इनको जोड़ा गया है। जहाँ तक मैं भाषाओं की चर्चा करता हूँ, संविधान के स्टूडेंट्स भाषा ये पूछ ले कि वर्तमान में कितनी भाषाओं का वर्णन है, तो 22 भाषाओं का वर्णन है वर्तमान में। और मूल संविधान की पूछ ले स्टूडेंट्स कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं की चर्चा थी, तो मूल संविधान में 14 भाषाओं की चर्चा थी। इसमें स्टूडेंट्स बता दें आपको 21वां संशोधन 1967 में एक भाषा सिंधी को जोड़ा गया था, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था, और भाषाएं कितनी हो गई थी, 15 हो गई थी। उसके बाद में यदि हम चर्चा करें आगे इस चीज़ में, तो 71वां संशोधन स्टूडेंट्स ये आपका हुआ था वर्ष 1992 में, 71वां संशोधन, और इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसके लिए एक सूत्र है, आप नमक याद रख लीजिए। नमक से आपका आ जाएगा मणिपुरी है, मणिपुरी, कोंकणी और मणिपुरी, कोंकणी, और इसका है आपका भाई मणिपुरी है, कोंकणी है और नेपाली। तो ये जो नमक से आप याद रख सकते हो। वर्ष 1992 में 67वां संविधान संशोधन, 67वें संविधान संशोधन के तहत, वर्ष 1992 में 67वें संविधान संशोधन के तहत स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आपको बता दें, सॉरी 71वां संविधान संशोधन था भाई। 71वां संविधान संशोधन के तहत 1992 में 3 भाषाएं और भारत के संविधान में जोड़ दी गई थी। इसके लिए एक सूत्र है नमक, न से नेपाली, मैं से मणिपुरी और कै से कोंकणी। तो इन भाषाओं को जोड़ा गया था और भाषाओं की संख्या कुल जो है वो 18 हो गई थी। उसके बाद में स्टूडेंट्स आपका 92वां संविधान संशोधन था, 92वां संविधान संशोधन, और 92वें संविधान संशोधन में आपको बता दिए 2003 में हुआ था भाई, 2003 में, और इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। और ये जो 4 भाषाएं हैं ये थी संथाली, और भैया आपकी बोडो, संथाली, मैथिली और डोंगरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको एक स्टेप आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स की भाषाओं का वर्णन। सबसे ज़्यादा तो यही पूछता है कि राजकीय भाषाओं का वर्णन किस अनुसूची में है, 8वीं में है। मूल संविधान में अनुसूची कितनी थी, 8 ही अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं, 12 हैं। 9, 10, 11 और 12 को बाद में जोड़ा गया है। दूसरी चीज़ 22 भाषाओं का वर्तमान में उल्लेख है। मूल संविधान में कितनी भाषाएँ थी, 14 भाषाएँ थी। तो 14 भाषाओं में से 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी भाषा को जोड़ दिया गया और भाषाएं कितनी हो गई, 15 हो गई। उसके बाद में 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाओं को और जोड़ा गया और भाषाएं कितनी हो गई, 18 हो गई। और स्टूडेंट्स इसमें कौन सी जोड़ी गई, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली। नेक्स्ट इसके बाद देखिए 92वां संविधान संशोधन 2003, 4 भाषाओं को और जोड़ दिया गया, संथाली, बोडो, मैथिली और डोगरी, और कुल भाषाएं कितनी हो गई, 22 भाषाएं हो गई। तो ये हमारा परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से करना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किसका संबंध बैडमिंटन से है। इसके ऑप्शन लिखने होंगे बी पर्सन के, किसका संबंध बैडमिंटन से है, बैडमिंटन से है। तो किसका संबंध बैडमिंटन से है। इसमें ऑप्शन है आपके डेविस कप, डेविस कप बता दें स्टूडेंट्स, ये फुटबॉल से है, फुटबॉल से है, तो इसका संबंध नहीं है डेविस कप से। और डेविस कप जो है वो टेनिस से है, टेनिस से, तो इसमें बैडमिंटन नहीं आएगा। दूसरा ऑप्शन है आपका डूरंड, ये फुटबॉल से है, डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी ये फुटबॉल से हैं, डूरंड कप ये फुटबॉल से है। FA कप ये भी फुटबॉल से है स्टूडेंट्स, FA कप ये भी फुटबॉल से है। और इसके बाद में है आपका थॉमस कप, जो थॉमस कप है स्टूडेंट्स ये आपका बैडमिंटन से है,
बैडमिंटन से। तो ये 4 इसने कप दिए हैं, कौन सा किस खेल से संबंधित है? मैं एक बार अपनी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। डेविस कप किससे संबंधित है? टेनिस से है। डूरंट कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। FA कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से है। और थॉमस कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से है। और किसका संबंध बैडमिंटन से पूछा था, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? थॉमस कप जो हो बैडमिंटन से संबंधित है। कई बार संतोष ट्रॉफी ज़्यादा पूछी जाती है, तो वो भी किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि भी भारतीय सेना के कितने कमान हैं? तो भारतीय सेना के कमान यहाँ देख लीजिए, भारतीय सेना के कमान। तो भारतीय सेना के जो कमान हैं स्टूडेंट्स वो 7 हैं। भारतीय सेना के कमान कितने हैं? 7 हैं। और हर एक कमान का अलग अलग मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। तो इसमें इंडिविजुअल कमान का हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है और वो कहाँ स्थित है ये भी पूछ सकता है। तो हमें देखना होगा आर्मी ट्रेनिंग कमान, ये शिमला में है स्टूडेंट्स। पहला है आर्मी ट्रेनिंग कमान, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? शिमला, जो कि हिमाचल की राजधानी है। उसके बाद में दूसरा देखिए कहाँ है। दूसरा जो है स्टूडेंट्स आपका सेंट्रल कमान लखनऊ में है। सेंट्रल कमान ये जो है कहाँ पे है? लखनऊ में है। और तीसरा कहाँ पे है स्टूडेंट्स? तीसरा है आपका सेंट्रल कमान, उत्तरी कमान उधमपुर में है। उत्तरी कमान ये स्टूडेंट्स आपका उधमपुर में है। और उसके बाद में है आपका दक्षिणी कमान पुणे में है। दक्षिणी कमान जो है वो पुणे में है। और उसके बाद है आपका दक्षिणी कमान पुणे में है। और इसके बाद में दक्षिणी कमान पुणे में है और दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में है। दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में है। और पश्चिमी कमान की यदि मैं बात करूं स्टूडेंट्स, पश्चिमी कमान ये आपका दक्षिण पश्चिमी कमान जयपुर में, पश्चिमी कमान आपका चंडी मंदिर में है। चंडी मंदिर। और पूर्वी कमान जो हो कोलकाता में है। पूर्वी कमान यहाँ लिख देते हैं, पूर्वी कमान कोलकाता। तो एक बार फिर से इसको देख लीजिए, एक बार इसको फिर से देख लीजिए भैया, आपका क्या कहता है। आर्मी भारतीय सेना के कमान कितने हैं? तो भारतीय सेना के कमान कुल कितने हैं? 7 कमान हैं। इसमें आपका आर्मी ट्रेनिंग कमान शिमला में है और सेंट्रल कमान जो हो लखनऊ में है। सेंट्रल कमान लखनऊ में, आर्मी ट्रेनिंग कमान शिमला में। तो चारों दिशाओं के नाम से हैं 4 कमान, तो याद रह जाएंगे। जिस तरह से आपका पूर्वी कमान कोलकाता में है, पश्चिमी कमान चंडी मंदिर में है, तो इस तरह से सेंट्रल कमान लखनऊ में है और आपका दक्षिणी कमान पुणे में है। तो सारे के सारे चारों दिशाओं के एक ध्यान रखना है, एक सेंट्रल ध्यान रखना है। 5 अपने आप हो गए। और उसके बाद में आपका आर्मी ट्रेनिंग कमान भी आपको अलग से ध्यान रखना है। और एक आपका ये जो है दक्षिण पश्चिमी भी आपको अलग से ध्यान में रखना है। तो बिल्कुल इजी ही याद हो जाएगा, ये ज़्यादा इसमें मुश्किल बात नहीं है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध है। तो इसको साफ कर लेते हैं भाई। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कम से कम एक बच्चा जो है वो एक और बच्चे को जोड़े भाई। इसमें खुद भी सब्सक्राइब करना है और दूसरा एक बच्चा एक और को जोड़े। तो देखें भाई, आर्मी के प्रश्न पत्रों में स्टूडेंट्स आर्मी GD आर्मी कलर किससे बाहर प्रश्न नहीं बनेगा, ये गारंटी है। नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध है। नालंदा विश्वविद्यालय तो ये धर्म से संबंधित है। कौन सा नालंदा विश्वविद्यालय का संबंध किस धर्म से है? तो ये स्टूडेंट्स बौद्ध धर्म से संबंधित है। और नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? यदि स्थिति के बारे में पूछ ले तो स्टूडेंट स्थिति है आपकी ये राजगिरी बिहार। और इसको किसने बनवाया था? राजगिरी बिहार। और इसको गुप्त वंश में स्टूडेंट्स कुमार गुप्त ने बनवाया था। कुमार गुप्त के द्वारा यह है, कुमार गुप्त ने इसको बनवाया था। कुमार गुप्त
के द्वारा यह बनाया गया था। और उस समय यह क्या कहलाता था? मगध जनपद। मगध जनपद। काफ़ी चीनी यात्री जो है नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म से संबंधित, शास्त्रों से संबंधित, वेदों से संबंधित जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए उस समय आते थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नालंदा विश्वविद्यालय स्थित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है, स्थिति कहाँ पे है? राजगिर है, राजगिरी बिहार में है ये। और आपका मगध जनपद उन दिनों ये कहलाता था, कुमारगुप्त के द्वारा यह बनवाया गया था। नेक्स्ट देखें क्या कहता है। भारत में अब कितने राज्य हैं? भारत में अब कितने राज्य हैं? भारत में अब राज्य, भारत में जो अब राज्य हैं स्टूडेंट्स वो कितने हैं? 28 हैं। पहले कितने थे? 29 थे। कौन सा राज्य का दर्जा कौन से का हटा दिया गया? JNK का। JNK जो है अब राज्य नहीं है। इसको किस में कन्वर्ट कर दिया? 2 UT में कन्वर्ट कर दिया इसको भाई, UT में। कौन कौन से? एक तो जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा? लद्दाख। तो इस तरह से ये प्रश्न पूछ लेता है कि अब 28वां राज्य कौन सा है? तो 28वां राज्य अब तेलंगाना है। तेलंगाना की जो स्थापना है वो 2 जून 2014 को होती है और चंद्रशेखर राव इसके पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। तो इस तरह से वर्तमान में राज्यों की संख्या जो है वो 28 है और 28वां राज्य तेलंगाना कहलाएगा। 2 जून 2014 को इसकी स्थापना होती है और चंद्रशेखर राव इसके पहले CM होते हैं। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर, पहली महिला गवर्नर। तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर जो थी स्टूडेंट्स वो थी सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू। ये स्टूडेंट्स बता दें आपको 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक यूपी की गवर्नर रहती हैं, यूपी की राज्यपाल। और यह भारत की पहली महिला राज्यपाल थी। भारत की किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल जो है वो श्रीमती सरोजिनी नायडू थी। और इनका टाइम पीरियड पूछ ले तो 15 अगस्त 1947 से 2 मार्च 1949 तक यह उत्तर प्रदेश की पहली महिला गवर्नर थी। दूसरा, इनको स्टूडेंट्स भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, भारत कोकिला या नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। एक स्टूडेंट्स इनका जो जन्म है, इनका जन्म हुआ था 13 फरवरी 1879 को। 13 फरवरी 1879 को जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म है वो राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में इनका जन्म जो हो मनाया जाता है। 13 फरवरी 1879 को इनका जन्म हुआ था। मृत्यु जो है स्टूडेंट्स इनकी 2 मार्च 1949 को, 2 मार्च 1949 को इनकी मृत्यु होती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। नेक्स्ट कहता है गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक, गाइड पुस्तक पहले भी यह क्वेश्चन आया है कई बार, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो R.K. नारायण गाइड पुस्तक के लेखक कौन है? गाइड पुस्तक के लेखक हैं R.K. नारायण। R.K. नारायण जो है वो गाइड पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तकों से संबंधित आपने देखा है कि कालिदास की भी काफ़ी पुस्तकें आई हैं, विलियम शेक्सपियर की भी काफ़ी पुस्तकें आई हैं। तो इस तरह से आपको ये मेरे ख्याल से मोस्ट इंपॉर्टेंट, वैसे तो काफ़ी लेखक हैं स्टूडेंट्स, लेकिन हमें 14-15 लेखक और उनकी पुस्तकों के बारे में ही ध्यान रखना है। कालिदास का जिस तरह से आपका कुमार संभवम है, मेघदूत है, अभिज्ञानम शाकुंतलम है, शेक्सपियर की हैं, जिस तरह से आपका द मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर की है। तो ये कई पुस्तकें जो हैं आई हैं, ये उनको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित हैं? तो आसान क्वेश्चन है। सानिया मिर्ज़ा देखिए, सानिया मिर्ज़ा किस खेल से संबंधित है? तो स्टूडेंट्स ये टेनिस से हैं। सानिया मिर्ज़ा टेनिस से हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। जो जन्म है स्टूडेंट्स इनका कहाँ पर हुआ था? बम्बई में हुआ था। लेकिन रेजिडेंस कहाँ है? हैदराबाद में इनका
रेजिडेंस है। हैदराबादी बाला के नाम से यह प्रसिद्ध रही है। टेनिस सनसनी हैदराबादी बाला, जो भारत की टेनिस सनसनी कौन थी? सानिया मिर्जा। हैदराबादी बाला कौन है? सानिया मिर्जा। और ये टेनिस से संबंधित भारत में इसने काफ़ी जो है ऊंचाइयों को छुआ है। वर्ष 1986 में इनका जन्म बम्बई में होता है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई, तो ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, एक बार रिपीट हो जाएगा, देख लीजिए। पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी? ये स्टूडेंट्स बाबर के बीच में हुई थी। बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी जो है स्टूडेंट्स इसमें हार गए थे और बाबर जो है वो जीत गए थे। और इब्राहिम लोदी का मकबरा भी कहाँ पे है? पानीपत में है। यहाँ पर बता दें, पहली बार भारत में गोला बारूद और तोपों का प्रयोग बाबर के द्वारा किया गया था, तो ये भी प्रसिद्ध है। दूसरी चीज़, पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछ लेता है, कब हुई थी ये पूछ ले, तो 1526 में यह लड़ाई हुई थी। दूसरी लड़ाई पूछ ले स्टूडेंट्स, दूसरी लड़ाई जो है वो हेमू वर्सेज अकबर के बीच में हुई थी। इसमें अकबर की जो है वो जीत हुई थी, हेमू की हार हुई थी, और यह जो हो 1556 में हुई थी। तीसरी लड़ाई पानीपत की पूछ ले तो स्टूडेंट्स अहमद शाह अब्दाली अफगानी था ये, और मराठों के बीच में हुई थी। मराठे हार गए थे और अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। दूसरी चीज़, इसके समय जो हो 1761 में हुई थी। तो तीनों लड़ाइयाँ काफ़ी फेमस रही हैं पानीपत की। प्रथम लड़ाई, द्वितीय लड़ाई और तीसरी लड़ाई काफ़ी प्रसिद्ध लड़ाइयाँ रही हैं। इसमें कई बार पूछ लेता है किस लड़ाई में कौन जीता, किसका परिणाम रहा, हारा कौन, जीता कौन, या लड़ाई कब हुई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तीनों को आपको अच्छे से रट के जाना है भाई। नेक्स्ट है, अब कुछ एक क्वेश्चन देखिए सामान्य विज्ञान के हैं भी, इसको साफ कर लेते हैं। चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने साथ के मित्र मंडली को बताइए। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना ही बेनिफिशियल रहेगा। किसी भी तरह की कोई गलती है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए, हमें उसके ऊपर अमल किया जाएगा। तो देखें भी क्या कहता है। मलेरिया किसके कारण होता है? प्रश्न है मलेरिया। एक डिजीज से संबंधित बीमारी जरूर आएगी। मलेरिया का कारण है स्टूडेंट्स प्रोटोजोआ। मलेरिया का कारण क्या है? प्रोटोजोआ। एक्चुअली में प्रोटोजोआ क्या है? एक जीवों का वर्ग है, जीवों का एक वर्ग है। विज्ञान की भाषा में प्रोटोजोआ कोई एक नहीं, इसमें काफ़ी जीव हैं। इंडिविजुअल यदि स्टूडेंट्स इसका जीव पूछ ले कौन सा है, तो वो है आपका प्लाज्मोडियम। आपको ऑप्शन में प्रोटोजोआ और प्लाज्मोडियम दोनों मिल जाएं तो आपको प्लाज्मोडियम के ऊपर टिक करना है, और वैसे प्लाज्मोडियम नहीं हो तो प्रोटोजोआ को आपको सही बता देना है। अब ये तो मलेरिया की बीमारी का हो गया कारण, ये तो कारण हो गया। कई बार मलेरिया की बीमारी का वेक्टर पूछ लेता है, वाहक पूछ ले, तो यदि उसने वाहक पूछा है तो हमको बताना है मादा एनाफेलिज मच्छर। मादा एनाफेलिज मच्छर जो है स्टूडेंट्स वो मलेरिया की बीमारी का वाहक है। और इसमें यदि ये पूछ ले दवा कौन सी है, दवा, तो स्टूडेंट्स मलेरिया की बीमारी में जो दवा है वो है आपकी कुनीन जो दवा है मलेरिया की बीमारी में काम आती है। और यदि ये पूछ ले कुनीन कहाँ से प्राप्त होती है, तो सिनकोना वृक्ष की छाल से यह प्राप्त होती है, सिनकोना वृक्ष की छाल से। और सिनकोना कहाँ अधिक होता है ये पूछ ले कई बार, तो सिनकोना स्टूडेंट्स इंडोनेशिया में अधिक होता है। इंडोनेशिया में जो सिनकोना अधिक होता है। और इंडोनेशिया विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है और सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस तरह से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और मलेरिया से संबंधित दिवस पूछ ले तो 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और इसके बारे में किसने बताया कि यह मादा एनाफेलिज मच्छर से फैलती है, ये बताया था रोनाल्ड रोस ने बताया था कि यह बीमारी जो है मादा एनाफेलिज मच्छर फैलाता है। और इस बीमारी का कारण जो है प्रोटोजोआ है। प्रोटोजोआ एक जीव है। यदि विशेष इंडिविजुअल जीव पूछ ले जो किसके कारण होती है, तो वो होती है आपकी प्लाज्मोडियम। ये एक कोशिकीय जीव होता है स्टूडेंट्स, जो ब्लड में जाकर के आरबीसी में जाकर के निरंतर इसकी संख्या बढ़ जाती है और मादा एनाफेलिज मच्छर की लार के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है। ये आपको ध्यान में रखना है।
तो ये देखिए अभी वाहक इसका मादा एनाफेलिज मच्छर है। दवा जो है कुनिन है, सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त होती है। इंडोनेशिया में यह ज़्यादा होता है और जो है इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह भी है और इंडोनेशिया जो है मुस्लिम आबादी वाला, सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला देश भी है। तो आपको ध्यान में ये रखना है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, एंटी स्टेराइल विटामिन का नाम बताओ। एंटी स्टेराइल, तो एंटी स्टेराइल विटामिन, तो एंटी स्टेराइल विटामिन जो है स्टूडेंट्स वो कौन सा है, ये है आपका विटामिन ई। विटामिन ई को बता दें आप ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं, ब्यूटी विटामिन, ब्यूटी विटामिन भी इसको कहा जाता है। दूसरी चीज़ इससे जो है बांझपन, इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, बांझपन की बीमारी इसकी कमी से होती है। कंप्लीट फूड ही इसके स्रोत हैं। तो नेक्स्ट देखें भाई, कई बार ये पूछ लेता है कि विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो हमको क्या बताना, टोकोफेराल। टोकोफेराल जो है विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। इसकी कमी से बांझपन की बीमारी होती है। कंप्लीट फूड इसमें लेना, पूर्ण आहार इसमें लेना, इसकी प्राप्ति के लिए लेना जरूरी है। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है और ये एंटी स्टेराइल विटामिन भी इसको कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है, कार्य बल और विस्थापन में संबंध बताओ। क्वेश्चन है कार्य बल और विस्थापन में संबंध, कार्य बल और विस्थापन में संबंध बताना है। कार्य बल और विस्थापन में संबंध बताना है तो स्टूडेंट्स F बराबर है, ये आपका वर्क W बराबर है F गुणा S। ये कार्य और विस्थापन में संबंध है। जितना हम बल लगाएंगे कार्य उतना ही होगा। सिनकोना पौधे में रासायनिक पदार्थ, ही थोड़ी ही देर पहले बताया था, सिनकोना पौधे में रासायनिक पदार्थ कौन सा होता है, कुनिन होता है। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, नेक्स्ट है आपका सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है। सिस्मोग्राफ, कई बार ये क्वेश्चन आया है, मेरे ख्याल से अब तक तो याद हो गया होगा। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है, भूकंप की तीव्रता। भूकंप की तीव्रता सिस्मोग्राफ से मापते हैं। और यदि यंत्र पूछ ले तो कौन सा यंत्र, किस यंत्र से, रिएक्टर पैमाने से। पैमाना पूछ ले तो रिएक्टर पैमाना। कई बार ये पूछ लेता है कि इस पर कितने से कितने तक अंक होते हैं, तो 0 से 9 तक इस पर अंक होते हैं रिएक्टर पैमाने पर। और एक अंक अपने से पिछले अंक का 10 गुना ज़्यादा होता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है स्टूडेंट्स आपको, भूकंप आता है तो कितने प्रकार की तरंगें आती हैं, 3 प्रकार की तरंगें होती हैं। 3 प्रकार की जो है तरंगें भूकंप के आने पर निकलती हैं। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में काम में आती है। कौन सी गैस सोडा वाटर बनाने में काम आती है। सोडा वाटर बनाने में काम आती है। तो कौन सी गैस आती है, CO2 जो है सोडा वाटर बनाने में काम आती है। इसके अतिरिक्त जो है स्टूडेंट्स शुष्क बर्फ़ है, जो ड्राई आइस है, वो ठोस CO2 का उदाहरण होती है। ठंडे पेय पदार्थों में भी CO2 प्रयोग में लाई जाती है। आग बुझाने के लिए भी CO2 प्रयोग में लाई जाती है। और आपका ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी CO2 उत्तरदायी है। फोटोसिंथेसिस के लिए भी CO2 उत्तरदायी है। तो 5 से इसके प्रयोग आपके एग्जाम में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बनते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण, शुष्क बर्फ जो है ड्राई आइस ठोस CO2 का उदाहरण है, आग बुझाने में काम आती है और सोडा वाटर में काम आती है। सोडा वाटर मतलब ठंडे पेय पदार्थों में यह काम आती है। नेक्स्ट देखें, इनमें से कौन सी एदिश राशि है, तो गति। ऑप्शन के अकॉर्डिंग गति कौन सी राशि है भाई, गति जो है वो कौन सी राशि है, एदिश राशि है। गति जो है वो एदिश राशि है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक, कई बार पूछा गया है हीमोग्लोबिन का। हीमोग्लोबिन
हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक कौन सा है? लोहा जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक होता है। हरी पत्तेदार सब्जियों से यह हमें प्राप्त होता है। कई बार ये पूछ लेता है कि हीमोग्लोबिन का रंग कैसा होता है, तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन बनता है, ध्यान रहे। हीमोग्लोबिन का रंग स्टूडेंट्स बैंगनी होता है, लेकिन ऑक्सीकृत हीमोग्लोबिन का रंग चटकदार लाल होता है। इसकी मात्रा पुरुषों में कितनी होती है? 12 से 14 ग्राम होती है HB की मात्रा। और महिलाओं में कितनी होती है? महिलाओं में स्टूडेंट्स 12 से 14 और पुरुषों में 14 से 16 ग्राम जो है इसकी मात्रा होती है। और ये जो लोहा आयरन की प्राप्ति जो है वो हरी पत्तेदार सब्जियों से आयरन की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है। 4-5 क्वेश्चन हीमोग्लोबिन से रिलेटेड बनते हैं। नेक्स्ट देखें क्या कहता है, जीव की संरचना और क्रियात्मक इकाई। जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, तो क्या पूछा गया है? कोई भी जीव है स्टूडेंट्स, जीवों की संरचनात्मक प्लस में क्रियात्मक इकाई पूछा है, तो ये कौन सी है? कोशिका है। कोशिका जो है वो जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। और सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने बताया था इसके बारे में। 1665 में किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। कैसी कोशिका थी यह? निर्जीव कोशिका थी। यदि मैं सजीव कोशिका की बात करूं स्टूडेंट, सजीव की बात करूं, तो सजीव कोशिका ल्यूमेनहॉक ने बताया था सजीव के बारे में, ल्यूमेनहॉक। और ल्यूमेनहॉक ने इसके बारे में कब बताया था? ल्यूमेनहॉक ने बताया था 1674 में। इन्होंने बैक्टीरियम के ऊपर, जीवाणुओं के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, जबकि रॉबर्ट हुक ने जो है वो कोरक के ऊपर अपना एक्सपेरिमेंट किया था, पेड़ की छाल पर अपना प्रयोग किया था। अब देखें भी क्या कहता है, अम्लीय ये दूध का दही में बदलना, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लैक्टोबैसिलस। तो इसको साफ कर लेते हैं एक बार। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को स्टूडेंट शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। यदि पसंद आ रहा है तो देखिए, ये इस टाइम में लॉकडाउन के समय में एक तैयारी का बहुत ही अच्छा साधन है। इससे आप अपने एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट कर सकते हो। क्या कहता है देखिए, दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण है? क्वेश्चन है, दूध का दही में जमना किस बैक्टीरिया के कारण है? किस जीवाणु के कारण है? तो दूध का दही में जीवाणु के कारण है लैक्टोबैसिलस के कारण से यह क्रिया होती है। और लैक्टोमीटर से क्या मापते हैं? दूध की शुद्धता जो है वो लैक्टोमीटर से मापते हैं। और लैक्टोबैसिलस जो है वो दूध से दही में जमना जो लैक्टोबैसिलस का कारण है। नेक्स्ट है अम्लीय वर्षा का कारण। एसिड रेन जो है अम्लीय वर्षा किसके कारण से होती है स्टूडेंट्स? N2O प्लस में SO4 प्लस नहीं कहेंगे इसको, SO4, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण क्या होती है? अम्लीय वर्षा होती है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के कारण से अम्लीय वर्षा होती है। और इसी के कारण से स्टूडेंट्स मथुरा रिफाइनरी को जो है वो बंद कर दिया गया था, क्योंकि इसके कारण ताजमहल की जो चमक है वो प्रभावित हो रही थी। नेक्स्ट देखें, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो एमीटर। विद्युत धारा का मात्रक, तो विद्युत धारा का मात्रक क्या है? ए मीटर। विद्युत धारा का मात्रक है स्टूडेंट्स ए मीटर, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं? लाल, हरा और नीला। प्राथमिक रंग कौन से होते हैं? एक तो लाल होता है, एक नीला होता है और एक हरा होता है। इन रंगों से किसी भी रंग को हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। जो आपके द्वितीय रंग है स्टूडेंट्स, वो होते हैं आपके 7 रंग होते हैं सूर्य के प्रकाश में। इनके अतिरिक्त जो है वो रंग बच गए, वो द्वितीय रंग होते हैं। उसमें आपका जो है संतरी भी है, पीला भी है, या आपका बैंगनी भी है, तो आसमानी नीला भी है, ये आपके द्वितीय रंग होते हैं। कोशिका का शक्ति घर किसको कहा जाता है? देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार आया है। कोशिका का शक्ति घर, तो कौन सा आ जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया।
इसको जो है कोशिका क्वाइन ऑफ सेल भी कहा जाता है, कोशिका सिक्का भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, कोशिका का शक्ति घर भी कहा जाता है। और इसमें स्टूडेंट्स एटीपी के रूप में ऊर्जा जनरेट होती है, एटीपी के रूप में ऊर्जा जनरेट होती है। नेक्स्ट देखें भी क्या कहता है, इसमें कहता है कि भाई मानव शरीर की गतिविधियों को नियंत्रित करता है। मानव शरीर की गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, गतिविधियां नियंत्रित होती हैं, नियंत्रित होती हैं। तो किसके कारण से? हार्मोन्स के कारण से। हार्मोन्स के कारण से जो है वो मानव शरीर की गतिविधियां नियंत्रित होती हैं। कद वगैरह है, उपापचय की क्रियाएं हैं, और ग्लैंड्स से हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आपका अभ्यास प्रश्न पत्र नंबर 40। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा, और किसी भी तरह की कोई त्रुटि लग रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सुझाव दें, उसके ऊपर अमल किया जाएगा। और चैनल को स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने लिए, अपने खुद के लिए जो है खुद नोट्स निकालिए, दूसरे के नोट्सों के ऊपर आपको मोहताज नहीं रहना है, खुद निकालने हैं। चाहे आपकी भला ही स्टूडेंट्स हैंड राइटिंग पुअर हो, खराब हो, लेकिन आपको खुद नोट्स निकालने हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।